बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में चंद रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूट्यूबर के साथ एक मुलाकात की थी, इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कई इंकशाफात किए गए। मच वाक़े का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसे करार दिया है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान को इमरान खान की जानिब से क्या नया लक़ब दिया गया, मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत क्या एक्शन लेने जा रही है, वो लोग जो फ़ौज को बदनाम करते हैं, वो लोग जो फ़ौज के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करने जा रही है। और उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से CCP लाहौर उमर शेख को क्यों तब्दील किया गया, उनकी तब्दीली की वजूहात क्या थी, और इसके अलावा यूट्यूबर की जानिब से जो सवालात पूछे गए, उन सवालों पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात में जाने से पहले आप नाज़रीन को इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान की यूट्यूबर के साथ वही मुलाकात है जिसका चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ था। इस मुलाकात पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। इसी मुलाकात के बाद एंकर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से कॉलम लिखा गया था जिसमें हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि हुकूमत के पास ऐसे पेड यूट्यूबर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हुकूमत सियासतदानों और सहाफ़ियों की पगड़ियाँ उछालती हैं। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मच वाक़े का ज़िम्मेदार किसे करार दिया है। सहाफ़ियों के सवालों पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जिस तरह से जवाब दिया, उसी तरह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बताया कि हज़ारा कम्युनिटी की शिया बरादरी का कत्ल अफसोसनाक है। मुझे हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म पर इंतहाई दुख और अफसोस है। हम हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के भरपूर इकदाम कर रहे हैं। शिया हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत मुलविस है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह बताया गया कि मच में जो वाक़या पेश आया, 11 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया दहशत गर्दों की जानिब से। इस वाक़े में भी भारत मुलविस है। और इससे पहले भी बलोचिस्तान में जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मजीद यह बताया गया कि कुछ दहशत गर्द ग्रोहों और दाइश के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। अफगान जहाद ख़त्म होने के बाद अस्करी गिरोह बाकी रह गए थे। इन अस्करी गिरोहों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मैंने मार्च में ही अपनी काबीना को, यानी कि मार्च 2020 में ही अपनी काबीना को भारत की पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तसादम की कोशिशों से आगाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कराची में मौलाना आदिल का जो कत्ल हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह बताया गया कि मौलाना आदिल का कत्ल भी फ़िरका वाराना तसादम की एक कोशिश था। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान के जो वसाइल हैं वो किस तरह से ख़त्म हो जाते हैं, तरक्याती मनसूबे मुकम्मल नहीं होते, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह बताया गया है कि बलोचिस्तान की तबाही में वहाँ के सरदारी सिस्टम का भी बड़ा अहम किरदार है। माजी में तरक्याती फंड सरदारों के जरिए खर्च किए जाते थे। सरदार अमीर हो गए जबकि बलोचिस्तान के अवाम गरीब हो गए। जाम कमाल अच्छे वजीर आला हैं, हम उनके साथ मिलकर भरपूर काम कर रहे हैं। अब हम बाकी जो इश्यूज हैं कि CCPO की तब्दीली के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से क्या बताया गया, मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये भी आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह समेत फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वालों के हवाले से बड़ा ऐलान किया गया। यह पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है। 1992 के बाद पहली असम्बली है जिसमें मौलाना फजल रहमान नहीं है। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन मौलाना फजल रहमान हर एक के साथ होते थे। यकीन रखें कि फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। यानी अगर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने फ़ौज के खिलाफ बयान दिया है, अगर किसी और सियासतदान की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से बयान दिया गया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसे बयानात देने वालों का इलाज किया जाएगा, इनका इलाज होगा।
इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये फौज से कह रहे हैं कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दो। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी जमहूरी दौर में इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। ये नाजरीन, मैं ये तफसीलात इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि जो नेशनल मीडिया पर यह खबर चली है उस पर यह खबर इतनी तफसील से नहीं बताई जा सकती क्योंकि वहां पर स्पेस कम होती है, लेकिन हमारे पास मुकम्मल स्पेस है, तो इसलिए लफ्ज ब लफ्ज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है उसी तरह से मैं आप नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि पहले हमेशा मार्शल लॉ में फौजी क़यादत पर तनकीद की जाती थी, मुशर्रफ पर तनकीद बनती थी क्योंकि उन्होंने जमहूरी हुकूमत को टॉपल किया था। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान यही कहना चाह रहे थे। अपनी करप्शन और लूट मार को बचाने के लिए अदारों पर अपोजिशन की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है। जनरल बाजवा से कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो, फौज से कह रहे हैं कि जनरल बाजवा हुकूमत नहीं गिराते तो जनरल बाजवा को गिरा दो। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बताया कि अपोजिशन ने हमारी हुकूमत बनते ही कह दिया था कि मुल्क तबाह हो चुका है। ये जानते थे कि हम मुल्क की मैशत और इदारों को तबाह कर चुके हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह भाग कर छुप रहा है, फिर रहा है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को हर सूरत पकड़ेंगे। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में बता दिया है कि जितना मर्जी छुप ले मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, फरार हो ले, लेकिन उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। कानून जो है उसके खिलाफ एक्शन में आया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बताया कि वज़ीर आज़म ने शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को टूट बटूट करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि ये टूट बटूट समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। महंगाई के हवाले से बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि आम आदमी की मुश्किलात से मैं आगाह हूँ। मुल्क एक घर की तरह होता है, घर पर मुश्किल वक्त आए तो सब घर वाले मुश्किल से गुजरते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्की मैशत को दिवालिया करके गए हैं। हमने 2 बरसों में $20 अरब का कर्जा वापस किया है। हमने पिछली हुकूमत का लिया हुआ कर्जा भी वापस किया। इनको एक ही खौफ है कि ये हुकूमत अगर 5 साल पूरे करेगी तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल पूरे किए तो वहां पर हमने दोबारा हुकूमत हासिल की। इसी तरह से अगर हम 5 साल पूरे कर लेते हैं तो 2023 के इलेक्शन के बाद भी हमारी ही हुकूमत होगी। आगे चल के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मजीद क्या कहा गया, उनका यह कहना था कि एक ऐसा मंसूबा ला रहे हैं कि मुल्क में कोई भूखा नहीं रहेगा। ऐसा मंसूबा ला रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक फॉलो करेंगे। CCPA लाहौर उमर शेख की तब्दीली के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह बताया गया कि कारकर्दगी ना दिखाने वालों को तब्दील किया जाता रहेगा। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे थे कि जिस उम्मीद के साथ उमर शेख को CCPA लाहौर लगाया गया था वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। लाहौर में जो क्राइम रेट था वो मज़ीद बढ़ गया, जो क्रिमिनल थे उनकी कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ गई, तो इसलिए CCPA लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि नए CCPA को देखेंगे कि वो क्या करते हैं। हम सिर्फ कारकर्दगी चाहते हैं, जो काम नहीं करेगा वो तब्दील होगा। पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सियासत ज़दा है, पुलिस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने हज़ारों मुजरमों को पुलिस में भर्ती किया। लाहौर हाई कोर्ट में IG अब्बास खान ने मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई। शरीफ खानदान 30 साल पंजाब पर हुकूमत करते रहे। कई ब्यूरोक्रेट्स की उनसे सियासी वाबस्तगियाँ हो चुकी हैं। नए इदारे बनाना आसान है, पहले से मौजूद इदारों को ठीक करना इतना आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। पुलिस को ठीक होने में वक्त लगेगा। ना समझें कि कई दहाइयों की खराबी एकदम ठीक हो सकती है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि इदारों में अगर रिफॉर्म्स लानी है, अगर गवर्नेंस को बेहतर बनाना है तो हमें मजीद वक्त चाहिए। ये 2.5 साल का वक्त हमारे लिए कम है। 2.5 साल में जो तब्दीली का हम वादा करके आए थे वो तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आगे चल के वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मोटरवे पुलिस बाद में बनी, लेकिन उसकी कारकर्दगी पंजाब पुलिस से या बाकी पुलिस से कहीं ज़्यादा है। बाकी भी वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मुलाकात का क्या कहना था वो भी आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। चोर जेलों के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, यानी कि शरीफ खानदान के लोग पकड़े जा रहे हैं, नून लीग के लोग पकड़े जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, और वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने करप्शन की है, जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो जेलों में जा रहे हैं, लेकिन वो जमानतें मिलने के बाद जेलों से बाहर भी आ रहे हैं। आगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हमारे वज़रा पर भी इल्ज़ाम पिछली दौर में लगाया गया था, लेकिन हमारे मिनिस्टर भी गिरफ्तार हुए। जबकि उनका यह भी कहना था कि इखलाकी गिरावट हो तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। आगे चल के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि 2 जमातों ने मुल्क की इखलाकी इक़दार को तबाह किया। बदकिस्मती से मीडिया भी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मीडिया पर लगाया गया है।
خواجہ آصف وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہوتے ہوئے باہر کی ایک کمپنی کی ملازمت کرتے رہے۔ نواز شریف، احسن اقبال اور خواجہ آصف نے بیرون ممالک کے احکامے لے رکھے تھے۔ ملک کا وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ باہر کی کمپنیوں میں ملازمت کر رہے تھے۔ میں نے NRO نہ دینے کے مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے۔ مشرف نے ان دونوں جماعتوں سے بہتر کام کیا تھا، لیکن اس نے ان کو NRO دے کے غلطی کی تھی۔ میں نے مشرف کے دونوں NRO کی مخالفت کی تھی۔ احکامہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوٹے ہوئے پیسے کا تحفظ کیا جائے۔ احکاموں کی وجہ سے بیرون ملک جو پیسہ منتقل کیا گیا ہے اسے واپس لانے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے جو بیرون ملک میں لے جائی جا چکی ہے اسے واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، بلکہ شاید وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس رقم کو واپس لانا ناممکنات میں سے ہے۔ آگے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ملک کے نچلے طبقے کی کرپشن سے نہیں، حکومت اور حکمرانوں کی کرپشن سے تباہ ہوتے ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ زرداری خاندان کی کرپشن 20 سے 25 ارب کی ہے، اور شریف خاندان کی بھی 20 سے 25 ارب کے ان پر ایلیگیشنز ہیں۔ سب سے زیادہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ادارہ جاتی ہوتی ہے، جس طرح سے کراچی میں ایک وہ DG پارکس پکڑا گیا تھا، اربوں روپے کے اس پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ اسی طرح سے 462 ارب کی کرپشن کا الزام جو ہے وہ اس پہ لگا تھا، جو سابق وزیر پیٹرولیم تھے۔ بلوچستان میں بھی ایک سیکٹری پکڑا گیا تھا، اس سے بھی اربوں روپے کی کرپشن کا مال برآمد ہوا تھا۔ تو یہ ادارہ جاتی کرپشن اس سے بھی زیادہ ہے، سیاستدانوں کی کرپشن سے بھی زیادہ ہے، بیوروکریٹس کی کرپشن سیاستدانوں سے بھی زیادہ ہے، تو اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ صرف سیاستدانوں کی کرپشن سے پکڑنے سے ملک جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ آگے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ امریکہ میں ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس دھاندلی کے ثبوت نہیں تھے۔ ہم نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، ہم الیکشن کمیشن سمیت تمام فورمز پر گئے تھے، اور جن 4 حلقوں کا ہم نے مطالبہ کیا تھا ان 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی تھی۔ کورونا کے معاملے پر اپوزیشن کی پالیسی منافقانہ تھی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ کورونا کی پہلی لہر میں مجھے لاک ڈاؤن کے لیے دباؤ ڈالا گیا، دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے، لیکن اب یہ جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جلسے جلوس ہوئے وہاں کورونا تیزی سے پھیلا ہے۔ پاکستان انہی جماعتوں کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں گیا ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماضی نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت میں پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں چلا گیا تھا۔ لیکن 4 حلقوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے، لیکن سپریم کورٹ سے 4 حلقوں کے 3 جو الزامات تھے وزیر اعظم عمران خان کے، وہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے کالعدم قرار دیا گئے تھے، اور جو جیتے تھے ان کی اس وکٹری کو سپریم کورٹ پاکستان نے درست قرار دیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ تفصیلات لفظ ولفظ میں نے اسی طرح سے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر دی جس طرح سے یوٹیوبرز کے سوالوں پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔